नमस्कार, मैं मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां में आज का जो टॉपिक है वह है समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कांट, जिन्होंने आपने पॉजिटिव फिलोसॉफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक लिखी। यह दर्शाया है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो ही पद्धति यदि हम सामाजिक विज्ञानों के द्वारा ली जाए तो इसे ही प्रत्यक्षवाद का नाम ऑगस्ट कांट ने दिया है। इसके साथ में इमानुएल दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वानों का नाम आता है, जो कि समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। एलेक्स इंकस ने इस बात की पुष्टि की थी और यह भी कहा कि इन विद्वानों के द्वारा, यानी कि मैक्स वेबर के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा यह माना गया है कि वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब यहां बात आती है कि प्रत्यक्षवाद, जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके, यानी जो भी घटनाएं घटित होती है, चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हो या सामाजिक घटनाएं हो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, उसका अवलोकन किया जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, उसकी जांच की जाए। यदि अगर ऐसा होता है तो वह प्रत्यक्षवाद है। परंतु यहां केवल उन चीजों के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। इस अर्थ में अगर हम देखें तो मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा, रीतियां, ये एक दिखाई नहीं देने वाली तथ्य हैं और इस रूप में चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इस आधार पर इसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात इनको विश्वास, मूल्य, प्रथा, परंपरा को प्रत्यक्षवाद में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि ये सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है। परंतु दूसरी ओर अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद में जैसे कई ऐसे पहलू होते हैं, चूंकि यह चिंतन जगत का आंदोलन है और इसमें जगत की व्याख्या पूर्ण अनुभव के आधार पर करते हैं। यानी आपको जो एक्सपीरियंस है, पूर्ण अनुभव, उसके आधार पर किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति का विवाह होता है। अब यहां पर चार बातें सम्मिलित हो सकती है। अगर उससे ये पूछा जाए कि आपने विवाह क्यों किया, तो सबसे पहला वो कहेगा कि विवाह करना ही चाहिए। फिर दूसरी बात, संतति उत्पन्न करने के लिए विवाह किया। फिर तीसरी बात, अगर वो कहें कि नहीं, परिवार बसाने के लिए विवाह किया जाता है। और चौथी बात कि विवाह एक संस्कार के रूप में जो है भारत में माना जाता है। इस प्रकार की वो बात, यानी कि चारों के जो नजरिया है वो सभी अलग अलग है। जबकि प्रत्यक्षवाद में भौतिक घटनाओं का, जो भौतिक विज्ञानों द्वारा, प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा
जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, यानी उनके द्वारा जो घटनाएं का अध्ययन किया जाता है तो उसमें रिजल्ट एक जैसे होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की भावनाएं उन पदार्थों को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन मानव एक संवेदनशील प्राणी है और वह भावनावश अपनी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है, उनके विचार बदल सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं के समान यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और हमारे पास में कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां जिसमें समाज नीति है, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, उन पद्धतियों को सारा लेकर हम सामाजिक घटनाओं का भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्यक्षवादियों की जो मान्यता है वह यह है कि पहली बात अगर हम कहें तो वह कहता है कि पदार्थ का व्यवहार निश्चित नियमों के आधार पर होता है। जैसे यदि किसी पदार्थ को बाहरी उत्तेजना मिलती है तो वह पदार्थ उत्तेजना प्राप्त कर एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वह दूसरे उसका रिजल्ट आएगा। जैसे मैं ये कहूं H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बनता है। अगर इसका एक निश्चित नियम है कि पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए तो वह बर्फ बनेगा, और यदि इसी पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वह वाष्प या भाप बनेगी। ये नियम है क्योंकि यह बाहरी उत्तेजना से जो है प्रभावित हो रही है। इसी प्रकार अगर हम देखें प्रत्यक्षवादियों के आधार पर दूसरा नियम इसके अंतर्गत यह आता है कि पदार्थ के व्यवहार को, प्रत्यक्षवादी ये मानते हैं कि पदार्थ के व्यवहार को अवलोकित किया जा सकता है, यानी उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखा जा सकता है कि वो उसका रूप कैसे बदल रहा है, किस प्रकार बदल रहा है, अवलोकित किया जा सकता है। अब यहां देखिए जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में परिवर्तन हुआ है, ठीक उसी प्रकार मानवीय व्यवहार में भी अगर मानवीय व्यवहार भी परिवर्तित होता है यदि इसमें जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में परिवर्तन हुआ, मानवीय व्यवहार भी उसी पैटर्न पर परिवर्तन होगा। यदि बाहरी उत्तेजना उसको मिले तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। हालांकि यदि हम ये मान लें कि प्राकृतिक जगत यानी प्राकृतिक जगत और सामाजिक जगत दोनों में व्यवहार एक से नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी दोनों अगर प्रभावित होंगे तो उसमें वो प्रभावित इस रूप में हो रहे हैं कि उनमें नियम एक जैसे हैं। जो प्राकृतिक जगत में नियम है वही नियम सामाजिक जगत में भी लागू होंगे। इसी को अगस्टाइन ने प्रत्यक्षवाद की बात कही। जैसे प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का भी अवलोकन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। यानी एक तरह से ये साइंस है, एक तरह से एक विज्ञान है। प्रत्यक्षवाद को कांट ने विज्ञान माना है, साइंस माना है,
जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इन्होंने 1838 में सोशल फिजिक्स का नाम बदल करके सोशियोलॉजी रखा, और सोशियोलॉजी रखने का कारण यही है, कार्य और कारण के आधार पर इन्होंने परिवर्तन किया था। अगर मैं ये कहूं, इमाइल दुर्किम प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, इमाइल दुर्किम, आपने जो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इमाइल दुर्किम ने सामाजिक तथ्य की बात कही थी। और दुर्किम ने कहा कि इसको एक वस्तु के रूप में समझना चाहिए, और वस्तु पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, मानवीय संवेदनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सामाजिक तथ्य के लिए इमाइल दुर्किम ने क्या कहा कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के तरीके हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार यानी कार्य भी करेगा, विचार भी करेगा और अनुभव भी करेगा। कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है ना, इससे प्रभावित नहीं हो। कहने का मतलब सामाजिक तथ्य एक वस्तु के रूप में समझा जाए। व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, विचार कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो सामाजिक तथ्य है। लेकिन कब होगा? जब व्यक्ति के व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब यहां पर देखते हैं कि यहां बाह्यता और बाध्यता की बात कही है। सामाजिक तथ्य में बाह्यता और बाध्यता, जैसे इन्होंने वस्तु की बात की है तो सामाजिक तथ्य के लिए कहा। अब यहां बाह्यता बाध्यता इस रूप में होगी कि कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के व्यवहार के बाहर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता पाई जाती है। यानी अपने बाहर, व्यक्ति के व्यवहार से बाहर, इसका मतलब हो गई बाह्यता। बाह्यता जैसे मान लीजिए, अब यहां पर इमाइल दुर्किम कह रहा है कि सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना के द्वारा सामाजिक तथ्यों का निर्माण हुआ है। जैसे प्रथा है, प्रथा को इन्होंने सामाजिक तथ्य मान लिया, और ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, समाज के सब अधिकांश व्यक्तियों का जो है विश्वास था कि ये प्रथा व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना का निर्माण हुआ, सामूहिक चेतना प्रथा को बना दिया, और ये प्रथा जो है तथ्य बन गई, यानी सामाजिक तथ्य हो गई। अब यहां बाह्य, अब व्यक्ति से बाहर हो गई प्रथा, सभी व्यक्तियों ने मिलकर बना दी। अब व्यक्ति से बाहर इसलिए है कि व्यक्ति इस प्रथा का जो है वो पालन करेगा ही करेगा। अब व्यक्ति के विचार प्रभावित नहीं होंगे इससे, क्योंकि ये प्रथा बना दी। अब सारे व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति से बाहर हो गई प्रथा, तो भाई ये प्रथा हो गई है। अब सारे व्यक्ति, और बाध्यता इसलिए है कि सारे व्यक्तियों को इसके अनुसार काम करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। बाह्यता और बाध्यता, इसका मतलब ये सामाजिक तथ्य जो है उसमें बाह्यता और बाध्यता देखने को मिलती है। इसको प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। ये सामाजिक तथ्य, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, ये सामाजिक तथ्य है और इनका अवलोकन किया जा सकता है। दूसरी बात, इमाइल दुर्किम ने द सुसाइड पुस्तक लिखी, द SUICID 1897 में। इसके अंतर्गत कहा कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है,
क्योंकि वह दोषी नहीं है, बल्कि समाज दोषी है, समाज इसके लिए उत्तरदायी है। अब इसके लिए उसने प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया और रिजल्ट निकाला और कहा कि जहां सामाजिक संबंध घनिष्ठ थे, यहां पर देखिए इमाम लुकीम ने सामाजिक संबंधों को बताया है। जहां सामाजिक संबंध घनिष्ठ थे वहां आत्महत्या की दर बहुत कम थी, और जहां सामाजिक संबंध कमजोर थे वहां आत्महत्या की दर अधिक पाई गई। जैसे अब इसके साथ में एक शब्द और, जैसे संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार व्यवस्था में आत्महत्या की दर कम और एकाकी परिवार में आत्महत्या की दर ज्यादा। व्यक्ति नैतिक रूप से डरता है, यह इमाम लुकीम कह रहा है कि नैतिक मूल्यों का व्यक्ति पर दबाव होता है तब वह आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि वह अच्छा बुरा सही गलत के बारे में सोचता है। दूसरी ओर विवाहित की तुलना में अविवाहित व्यक्ति आत्महत्या अधिक करता है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। जनवरी फरवरी की तुलना में मई जून में आत्महत्या की दर अधिक होती है। विदुर जो है विवाहित की तुलना में विदुर व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं। ये पूरा एक चार्ट इमाम लुकीम ने आत्महत्या के पूरे आंकड़ों के साथ में समझाया है और बताया, पूरा चार्ट बनाया है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अवलोकन किया इस बात का। अब हम ऑगस्ट काम्ट की बात करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षवाद पर अपनी बात रखी। ऑगस्ट काम्ट ने चूंकि यही कहा जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके वो ही इसमें है। काम्ट ने 2 पुस्तकें लिखी, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, और यहां पर पॉजिटिविज्म जो है प्रत्यक्षवाद, इन्होंने कहा कि यह शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के POSITI पॉजिटिव इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तथ्यों या अनुभव पर आधारित। तथ्यों या अनुभव पर आधारित, और तथ्य का मतलब क्या है? जो घटना वास्तव में घटित होती है उसे तथ्य कहेंगे। एक्सपीरियंस जो आपका अनुभव है, आपने जिसको अनुभव किया है उसके ऊपर अगर है पॉजिटिव, ये फ्रांसीसी शब्द है, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म है, इससे बना है, ऐसा इसका ऑगस्ट काम्ट का मानना है। काम्ट ने प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य वैज्ञानिक बताया है, साइंटिफिक, वैज्ञानिक बताया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये ऑगस्ट काम्ट मानता प्रत्यक्षवाद और साइंस ये दोनों एक जैसे ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसका तात्पर्य यही हो गया कि जो वैज्ञानिक है वह प्रत्यक्षवादी भी है, जो वैज्ञानिक है वह प्रत्यक्षवादी भी है, जो प्रत्यक्षवादी है वो वैज्ञानिक भी है। ये क्लियर है। काम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति एवं ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करना है, समझना है, तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक या अलौकिक आधार पर नहीं की जा सकती, आधार पर नहीं की जा सकती, वरन वैज्ञानिक आधार पर ही इनका अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाएगा। कहने का मतलब ऑगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवाद में जो महत्वपूर्ण बात कही है वह यही कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है और प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है,
गणित है, भूगोल है, इनके द्वारा घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही पद्धति हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में करते हैं, उसे ही प्रत्यक्षवाद का नाम दिया है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में यदि बात करें, चूंकि कांट ने प्रत्यक्षवाद को एक वैज्ञानिक की भांति बताया है, विज्ञान और प्रत्यक्षवाद दोनों पूरक है एक दूसरे के, यानी दोनों है। अब यहां पर इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता यह आती है कि प्रत्यक्षवाद में निश्चित नियम पाए जाते हैं। निश्चित नियम होते हैं। अब निश्चित नियम की बात है, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, ठीक सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन होगा, लेकिन वो अध्ययन कैसे होगा? उनके रूल्स है निश्चित, जैसे तथ्यों का अवलोकन करना, तथ्यों का वर्गीकरण करना, तथ्यों का सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, सिद्धांतों की स्थापना करना। तो ये सारे एक निश्चित नियम के आधार पर होते हैं। दूसरी बात ऑगस्ट कांट ने जो बताई है कि प्रत्यक्षवादी इसको वैज्ञानिक पद्धति के रूप में या प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी प्रत्यक्षवाद अपने आप में एक वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक पद्धति का मतलब यही है कि ज्ञान का आधार विज्ञान है, कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है, घटनाओं की व्याख्या की जाती है, और भविष्यवाणी इसमें सम्मिलित होती है। अवलोकन साक्षात्कार के द्वारा तथ्यों को समझा जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये इस रूप में वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरी बात अगर हम कहें तो इसमें तार्किक व्याख्या पर बल दिया जाता है। तार्किक व्याख्या यानी बौद्धिक क्रिया, यहां पर क्रिया जो है वो बौद्धिक क्रिया होगी, जिसमें बुद्धि का सहारा लिया जाता है। यहां यह नहीं देखा गया कि किसी भी घटना का अध्ययन धार्मिक और तात्विक या अलौकिक आधार पर किया जाए। अगर ऐसा करता है तो तार्किकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए आपको तर्क का सहारा यानी कार्य और कारण की बात करनी पड़ेगी। कार्य और कारण, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो कोई ईश्वरीय देन नहीं है या सहयोग नहीं, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। उस कारण को ढूंढना है, उस घटना के पीछे छिपे कारण, तभी तो तर्क शक्ति का उपयोग हो। यही तार्किक कार्य। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 + 3 = 5, ये तर्क है, गणित में तर्क शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये 5 ही आएगा। चाहे 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा, ऐसा नहीं। तो ये गणित के आधार पर ही समझा जाएगा। तार्किक व्याख्या इसी रूप में होगी। और चौथी बात करें तो सबसे यह है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां ऑगस्ट कांट ने विशेषकर सभी समाज में, परंतु यूरोपियन समाज के अंदर बताता है कि जो 1848 के अंदर एक प्रत्यक्षवादी समाज की स्थापना की थी ऑगस्ट कांट ने, और यूरोप में भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नति जो है करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। यह एक योजना थी, सामाजिक पुनर्निर्माण किस प्रकार से सोशल रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। तो इसके लिए जो है 1848 में प्रत्यक्षवादी समाज का एक संगठन बनाया गया, और इसके अंदर यह देखा गया कि भाषा, इसके अंदर कंप्लीटली कि लोगों को किस रूप में सुरक्षा मिल सकती है, यानी उसमें भय, असुरक्षा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूपी अवलोकन किया। इसलिए यहाँ जो है पुनर्निर्माण में सहायक है सामाजिक संगठन के रूप में।
अगली बात आती है प्रत्यक्षवादी एक मानवतावादी धर्म है। मानवतावादी धर्म यानी कल्याणकारी है, ये कल्याण महत्वपूर्ण है, कल्याणकारी। सबसे पहले चूंकि प्रत्यक्षवाद में क्या किया जाता है, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और वास्तविक ज्ञान के बाद जो है हमें बौद्धिक एवं नैतिक रूप से जो है इसको संकलित किया जाता है तथ्यों को, और इसके इसी बौद्धिक और नैतिक के बाद मानव कल्याण की बात आती है। मानव कल्याण होता है। यहां पर देखिए मानव कल्याण इस रूप में कि ऑगस्ट कांट ये कहता है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों सहयोगी हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म और विज्ञान, जहां धर्म है, धर्म का अर्थ अंधविश्वास, रूढ़िवादिता मानते हैं, और विज्ञान को नवीन चमत्कारिक या फिर नवीन आविष्कार के साथ में जोड़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत माना है। लेकिन कांट ने कहा है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर के सहयोगी है, और इसी के आधार पर यहां कांट कहता है कि यहां युद्ध को पर बल नहीं देता है। जहां यूरोप में युद्ध हो रहा है उस युद्ध के पक्षधर नहीं है। कांट के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी, अनेक जनहानि, धन हानि हुई, इसलिए वो कहता है कि मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, जीने दो लोगों को। इसलिए वो नैतिक लोगों के कल्याण की बात करता है, और इस रूप में वह युद्ध केवल शांति की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी है। और छठा जो बात आता है प्रत्यक्षवाद में, ज्ञान से संबद्ध। क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो है एक साइंस है, एक विज्ञान है। प्राकृतिक घटनाओं का जिस प्रकार से अध्ययन होगा वो सामाजिक घटनाओं में होगा, इसीलिए ये ज्ञान से संबद्ध है। ज्ञान इस रूप में है कि नवीन तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों की जांच करना। नवीन तथ्य जो है वो ज्ञान के द्वारा ही सम्मिलित हो पाएंगे। और सातवां धर्म और विज्ञान का समन्वय की बात करता है। प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान का समन्वय। कांट ने विशेषकर यूरोप में धर्म और विज्ञान को समन्वय स्थापित करने पर बल देता है। कहा कि ये दोनों विरोधी नहीं है बल्कि पक्षधर है, और इसको प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन का सहारा लिया गया है इन दोनों के बीच में। धर्म और विज्ञान यानी धर्म तो है ही है, उसके पीछे हम धर्म अपना रहे हैं तो उसके पीछे विज्ञान क्या है, कार्य कारण क्या है, वो कारण देखा जाता है। साइंटिफिक तरीका खोजा जाता है कि ये धर्म अपना रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। कहने का मतलब ये सारांश रूप में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और जिस प्रकार रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के द्वारा प्राकृतिक जगत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र के द्वारा सामाजिक घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाता है। यही प्रत्यक्षवाद है।
बहुत बहुत धन्यवाद।